जब आप एक भारत श्रेष्ठ भारत और सब कुछ आप एकीकरण करने की दिशा में बढ़ रहे थे पिछले 12 साल से, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कास्ट क्लैश क्यों कर रहे हैं? यूजीसी रूल्स में जो ये इंक्लूजन किया गया है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा और किसकी हकमारी होगी? यह पॉलिटिकली राजनीतिक है, मोटिवेटेड है राजनीतिक है। इसके पीछे चुनाव है, इसके पीछे ओबीसी की एक बड़ी संख्या को अपने तरफ आकर्षित करना और जिसकी परिणति 2029 से पहले प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के तौर पे देखने को आनी मिल है, सकती है। आनी है। हाँ, क्या ओबीसी वर्सेस शेड्यूल कास्ट का क्लैश नहीं हुआ है? एससी एसटी के संदर्भ में ये स्वीकारने में हम लोगों को हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ बहुत ऐतिहासिक तौर पर भेदभाव हुआ है। सामान्य श्रेणी के लोग बनाम अन्य हो हो गया। गया। मैं कह तो रहा हूँ कि कल आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाइए, जो आएगा अवश्यंभावी है, उसको आना है सरकार को यूजीसी के थ्रू। वो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अभी हर शहर में लगभग एक हंगामा सा चल रहा है और उसके पीछे जो कारण है वह है जो अभी उच्च शिक्षा को लेकर यूजीसी ने एक अधिनियम लाया है, वही मामला है। और वो मामला क्या है, इस बात को पहले समझ लेने की जरूरत है। जो प्रावधान रखे गए हैं उसके बाद सामान्य जाति के छात्रों का, लोगों का ये मानना है कि उनको सीधे टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इसमें जैसे देखिए, एससी एसटी को लेकर पहले से भी एक्ट था, कानून था और बड़ा मजबूत कानून रहा है। और ऑलरेडी वो कानून उच्च शिक्षा में भी था। सवाल यह है कि जहां पे हजारों और लाखों की संख्या में लोग रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो होती हैं। अब इसमें एक बड़ा पेंच ये लग गया है कि एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। मतलब प्रताड़ित होने वाले वर्ग में एससी एसटी और ओबीसी चले गए, तो बच जाता है केवल सामान्य जाति के लोग। और यह जो सामान्य वर्ग है, इसको लेकर यही समझ रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, या यूं कहे कि उसको टारगेट किया जा रहा है, और इसी को लेकर यह सारी चीजें हैं। लेकिन हम पर्दे के पीछे जो चीज होने वाला है उस पे बात करते हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि यह केवल, अब आप अंदाज कीजिए कि एसटी एक्ट आज का नहीं है, जमाने पहले का है और बड़ा मजबूत कानून है। यह दूसरी बात है कि इस कानून की खूबी क्या है कि इसमें सड़क पे चलता हुआ कोई गरीब से लेकर कोई छात्र हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी अगर प्रताड़ित होता है तो वह उसकी शिकायत कर सकता है, और इस एक्ट के तहत जो उसके साथ अन्याय करता है उसको सजा भी होती है। या दूसरी बात है कि हर जगह जैसा होता है यहाँ भी होता है। बहुत बार यह देखने को मिला है कि इसका गलत उपयोग किया गया है, तो यह हर जगह होता है। खैर, अब देखिए कि एससी एसटी में घुसा दिया गया ओबीसी को। ये कहां कहां जाएगा और इसकी प्रतिक्रिया कहां कहां होने वाली है और इसके पीछे राजनीतिक खेल क्या है, यह बड़ा अहम है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। यह एससी एसटी एक्ट तो ऑलरेडी था, काम हो भी रहा था और लोगों को न्याय भी मिल रहा था। दुरुपयोग की बातें हैं तो वो होता है। अब यह जो एससी एसटी में घुसा दिया गया ओबीसी, तो आरक्षण की बात अगर हम करें तो संविधान में ही एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे एससी एसटी के खिलाफ कोई साजिश चल रही है, या एससी एसटी के कोटे को कहीं ना कहीं छीनने का यह प्रयास चल रहा है? नहीं, छीनना तो संभव नहीं है किसी के लिए भी। पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से। नहीं, आंशिक रूप से भी छीन पाना मुझे नहीं लगता कि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत केंद्र या राज्य की कोई सरकार कर पाएगी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो यूजीसी रूल्स के बहाने
कि अभी जो विरोध और समर्थन की प्रक्रिया पूरे देश में देखी जा रही है, इससे अलग जो मुझे समझ में आता है कि इसमें जो जैसा आपने कहा कि ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 50% से भी ज़्यादा। तो उनको जब इस एम्बिट में लाया गया, डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट वगैरह के, जो कि पहले एससी-एसटी एक्ट में एससी और एसटी के लिए ये था। तो सरकार ने ये मान लिया कि ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता जाति है। के नाम पे होता है। अब ये कोई तर्क है? बहुत लोग कहेंगे कि भाई बहुत सारे राज्यों में तो ओबीसी में ही कई स्थानीय स्तर की इतनी प्रभुत्वशाली जातियां हैं जिनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जब इसको खंगालिएगा तो हमने तो देखा है कि जितना सामान्य जाति के लोगों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायतें आती उसकी एक हैं, वजह भी है क्योंकि आबादी के हिसाब से उससे कम ओबीसी का भी नहीं आता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी एक वजह ये है क्योंकि सामान्य श्रेणी की आबादी कम है और ओबीसी की आबादी ज्यादा अधिक है, है। ज्यादा है। तो इसलिए ये परसेंटेज वगैरह कम ज्यादा दिख सकता है, लेकिन जो जिनके खिलाफ ये यूज मतलब होता है, आरोप लगते हैं, एससी-एसटी एक्ट जो लगता है, उसमें सामान्य श्रेणी के भी लोग हैं और ओबीसी के श्रेणी के भी लोग हैं। लेकिन ये पूरा मसला मैं ये सोचता हूँ कि इसके बाद क्या होगा? जैसे 2 चीज़ें पिछले कुछ सालों में आपने देखा, ये दूसरी घटना है यूजीसी रूल्स, इससे पहले कास्ट सेंसस की बात थी। बिल्कुल। जातीय गणना, पहले बिहार में तो जाति सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे कहा गया उसको, क्योंकि गणना कराने का अधिकार स्टेट को है नहीं। लेकिन अब तो मोदी जी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएँगे। जिसका विरोध कर रहे थे। जिसका पहले पूरे भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे, तो खैर अब वो करेंगे। तो अब जब वो जनगणना होगी उस वक्त भी मैंने कहा कि इसका अगला सिरा जो है वो जाकर के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के डिमांड पर टिकेगा। उससे पहले ये यूजीसी रूल्स आ गया जहां पे एक समावेशन किया गया मैक्सिमम इस मतलब ओबीसी एससी एसटी तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है 70% के करीब बिल्कुल लोग हो उसमें आ जाएगा। गए। हाँ, तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि जिस दिन और ये मैं बात कोई तथ्य मतलब तथ्यों के आधार पर कहना चाहूंगा कि 2016 में जब रामविलास पासवान जी ने यह मांग की थी कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को, एससी को और एसटी को, ठीक है, उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त भी और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 2006 से प्रधानमंत्री कार्यालय में अफर्मेटिव एक्शन कमेटी बनी हुई है जो कि निजी क्षेत्र में समावेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब एक इंक्लूसिवनेस कि जहां पे सिर्फ सवर्ण श्रेणी के ही लोग ना आए, ओबीसी के लोग भी आए, एससी कैटेगरी के भी लोग आए, एसटी का, क्योंकि ये तथ्य है सही कि एससी एसटी कैटेगरी के लोगों की का रिप्रेजेंटेशन निजी क्षेत्र में बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए और नौकरियां, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, निजी क्षेत्र की नौकरियां बढ़ रही हैं, तो उसमें उनको रिजर्वेशन देने की बात पिछले मतलब उन जगहों पे हो रही है जो आमतौर पर खबर नहीं बनती है। जो मैंने आपको कहा कि हालांकि ये फैक्ट है, कहीं भी गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको कि पीएमओ लेवल पे अफर्मेटिव एक्शन कमेटी है जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं और वो लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे इनकी संख्या वहां बढ़ाई जाए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो। आरक्षण सीधे सीधे वो स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम आरक्षण के थ्रू उनको लाएंगे, लेकिन इस पर विचार विमर्श चल रहा है। मेरा यही कहना है कि ये दो मोदी जी के शब्दों में मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद कास्ट सेंसस और यूजीसी ये जो रूल्स है, इसके बाद जो तीसरा और अंतिम मास्टर स्ट्रोक हो सकता है 2029 से थोड़ा पहले, वो यही हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। तो प्राइवेट सेक्टर क्या मान जाएगा रिजर्वेशन? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सीधा लाभ हानि उसके मालिक को होता है। ठीक बात ठीक है, है, ठीक बात तो है। वो इसके तहत अपना घाटा तो कराएगा नहीं। नहीं देखिए उसमें हाँ,
मौजूदा थोड़ा जो बहुत हो सकता है। मौजूदा जो आरक्षण का स्वरूप है 50% जो केंद्र सरकार का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का एक कैप है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 50% एक बार में निजी क्षेत्र आरक्षण नहीं देगा, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार, अभी की केंद्र सरकार यह कोशिश करेगी कि 10%, 5% से शुरुआत हो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी अभी भी 3 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं 2026 और 27 के बीच में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। और ये मतलब 2 किले तो बचाने ही हैं, गुजरात का और उत्तर प्रदेश का, और बंगाल को फतेह भी करना है। उसके लिए भी ये यूजीसी रूल्स इस वक़्त लाया गया है और इतना इंक्लूसिव है कि इसमें 70% आबादी तो ऐसे ही आ रही है। नहीं ना, दिक्कत क्या है कि जिस तरह का ये माने कानून आया है, उसके बाद ये मजबूरी है कि विपक्ष भी इस पर बोल नहीं सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प ये मतलब वो राजनीतिक है। जो खेल है सो देखिए। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि कितना लाचार हो गया विपक्ष उस वक़्त जब केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है हम जाति जनगणना कराएँगे। अब आप लाख क्रेडिट लेते रहिए कि हमारी वजह से हुआ है, हाँ, लेकिन मतदाता को इससे कोई लेना-देना नहीं है। जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात, 2006 में यूपीए 1 की सरकार थी। पीएमओ लेवल पर अफर्मेटिव एक्शन कमेटी उन्हीं लोगों ने बनाई थी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2027-28 में अगर मोदी जी 28 में अगर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन 10% ही सही लेकर के आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और क्रेडिट भी उन्हीं को क्रेडिट उन्हीं मिलेगा, को उन्हीं मिलेगा। को मिलेगा। और चूंकि इसके अच्छा दूसरी इसमें एक और चीजें है जो मुझे जानकारी है कि मिली थी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वहां भी इस बात पर चर्चा है काफी कुछ सालों पहले से कि किस तरह से, जो अफर्मेटिव एक्शन कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में ये एससी एसटी और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो जाएगा, उसका बैकग्राउंडर तैयार हो रहा है और जाहिर है कि बैकग्राउंडर बहुत आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब नहीं, सतही तौर पर तो काम हो रहा है, हो रहा है, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। जैसे यूजीसी कहीं आया तो एक दिन में तो बन के आया नहीं, 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 इसका ऑलरेडी बना हुआ था, बना हुआ था, 2012 में से उस पर बातचीत चल बातचीत रही चल थी। रही थी। हाँ, लेकिन अब अगर उस हिसाब से हम देखें तो आपको क्या लगता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की बातें आती हैं तो उसका लाभ और हानि कहाँ जाएगा? और आप खुद देखिए कि भाई पिंजरा इतना बड़ा होगा तो ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, पिंजरा इतना बड़ा हो जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सामान्य श्रेणी के लोग जिस तरह से अभी गुस्सा दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस दिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आएगा, उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी मौजूदा स्वरूप में आरक्षण है 50%, मान लीजिए 10% से शुरू होता है, तो कायदे से आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? किसको पहले आरक्षण मिलना चाहिए? सबसे पहले एसटी एसटी को को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, हाँ, सबसे कमज़ोर वर्ग वही है। वही है, उसके बाद एससी को मिलना चाहिए, उसके बाद ओबीसी को ओबीसी को मिलना मिलना चाहिए चाहिए। रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या यूजीसी रूल्स में आपने जिस तरीके से ओबीसी के बारे में ये मान लिया कि इनके साथ भी ठीक वैसे ही भेदभाव होता है जाति के नाम पर जैसे एससी और एसटी के साथ होता है, तो कल को जब रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में आएगा तो ओबीसी चुप बैठेगा? नहीं वो वो बैठेगा, वो क्यों नहीं अपना वो हक तो माँगेगा? इसी के आधार पर अपनी हक की बात माँगेगा, करेगा। बिल्कुल, माँगना भी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि ऐसे भी आबादी में बड़ी आबादी है, 50-60 है, 100 में 50 या 60 है वो लोग। उस दिन क्या होगा? मैं उसी दिन के बारे में सोचकर ये कह रहा हूँ कि असल में ये जो आज का मूव हुआ है, यूजीसी रूल्स में जो ये इंक्लूजन किया गया है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? और किसकी हकमारी होगी? हकमारी तो निश्चित रूप से एससी-एसटी की होगी और तब जो एक कास्ट क्लैश होगा एससी-एसटी और ओबीसी में, वह भी अद्भुत होगा। यह भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कास्ट क्लैश मतलब आप हम दोनों लोग बिहार से हैं, छोड़ दीजिए आरक्षण की बात या आगे क्या होगा। नालंदा में, बेल्छी में या अन्य जगहों पे क्या ओबीसी वर्सेस शेड्यूल कास्ट का क्लैश नहीं हुआ है? तो हुआ है, केवल उतना ही नहीं, आप राजनीतिक परिवेश में देखें, तो वैसे-वैसे जगह पर जहाँ पे कुछ खास जाति के ओबीसी के लोग खड़े थे,
तो वहां पे एससी एसटी या और भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने सीधा विरोध किया था। और जब विरोध का कारण हम लोग पूछते थे तो उन लोगों का यह कहना था कि सबसे ज्यादा यही लोग हमको प्रताड़ित करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये एक जनरल एक जनरल थ्योरी है कि जो पारंपरिक रूप से जिस क्षेत्र में जो प्रभुत्वशाली जाति होगी, जिसके पास जमीन होगा, जिसके पास सत्ता की चाबी होगी स्थानीय स्तर पे, वो वहां पे शोषण करेगा। करेगा। अब वो कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एससी एसटी के संदर्भ में ये जरूर है कि वो एक बहुत लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता रहा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं नहीं, स्वीकार करता हूँ। भेदभाव भी और हुआ है। पिछड़े हैं, संख्या कम है, तो ये सारी चीजें तो असर करती है ना। तो ये कल को ये जो आज जो यूजीसी में आपने इंक्लूजन किया है, तो आप तो जो जो आपने कास्ट क्लैश कहा, हम्म। ये तो अभी तक मतलब धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा था और चुनाव जीते जा रहे और थे। यह भी ध्रुवीकरण का ही एक हिस्सा है। कल हाँ बिल्कुल, आप अब देखिए ना ध्रुवीकरण का ही हिस्सा भाई, है। आज सामान्य श्रेणी के लोग बनाम अन्य हो हो गया ना। गया, हो गया। आज हो गया। सामान्य श्रेणी बनाम अन्य, कल तक आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू राष्ट्र, सब हिंदू है, सर कोई उतना जाति ही नहीं है। नहीं, देखिए क्लास किस कदर हुआ कि एक व्यक्ति अ, इस जो एक्ट आया है यूजीसी का, इसको लेकर इस्तीफा देता है, तो दूसरा दूसरा व्यक्ति बिल्कुल, कि वो ठाकुर के खिलाफ जा रहा है, मतलब योगी जी के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इस्तीफा दे रहा है। अब स्थिति कहाँ जा रही है सो देखे, जबकि इतिहास में इसके पूर्व इस तरह की स्थिति नहीं आई थी। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि इतिहास की बात ही हम क्यों करें अब, जब आप एक भारत श्रेष्ठ भारत और सब कुछ आप एकीकरण करने की दिशा में बढ़ रहे थे पिछले 12 साल से, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कास्ट क्लैश क्यों कर रहे हैं? मैं तो इसको मतलब विकेंद्रीकरण कहूंगा कि आप जातियों के भीतर अब उप जातियों को लड़वाएंगे। होगा, होगा, मतलब होगा, अभी होगा। 12 साल से क्या चल रहा था, सारा पोलराइजेशन चल रहा हाँ, था या धर्म नहीं? धर्म के आधार पर चल रहा तो था। अब क्या होगा, अब आप जाति के नाम पर जाति कर दिए। अब कल को जाति में भी अब जो आप इंक्लूजन कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी, मैं कह तो रहा हूँ कि कल आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाइए, जो आएगा अवश्यंभावी है, उसको आना है, उस स्वरूप में ना है जिस स्वरूप में हम लोग बात कर रहे हैं वो हाँ, आए। उसमें ना आवे। वहां उस दिन हकमारी होगी, किसकी होगी? फिर वहां लड़ाई होगी, तो वही, किसको वही, कितना वही, मिलेगा? वही। तो फिर तो वही मतलब फिर यही मतलब निर्णय अभी होगा ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी है। फिर वहां तो ये बातें खत्म हो जाएंगी कि ऐतिहासिक रूप से हजारों साल से कौन सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित है, उसको सबसे पहले मौका दिया जाए, या सिर्फ संख्या बल के आधार पर दिया जाए। ये बड़ा गंभीर विषय है। तो सर मतलब ये जो हम लोग जो कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि सामान्य श्रेणी के लोगों के साथ क्या होगा, वो क्या होगा नहीं होगा एक इमेजिनरी फियर भी है, काल्पनिक भय भी है। अब एससी एसटी एक्ट था तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे अच्छा एक बात सामान्य बताइए। वर्ग। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है, कल्पना हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। जो भय का माहौल है वह भी हो सकता है कि गलत निकले, ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन क्या केवल सामान्य जाति के लोग ही प्रताड़ित करते हैं एससी एसटी ये को? तो हम लोगों ने अभी बात की ना कि तो फिर वहां भी तो गलती हुई है। नहीं नहीं, अब तो क्या आप है? चाहते हैं कि उनको भी उसमें शामिल देखिए। बिल्कुल, जब जब प्रताड़ित हम भी देखिए होते हैं, आप भी होते हैं। ये सरकार का कहना है, सब हाँ। सब मतलब जो भी पीड़ित होगा वो चाहे सामान्य श्रेणी ये वो, लेकिन इस विषय पर मुझे लगता है कि जब तक यह लागू तो हो गया है, कमेटी भी बनानी है, कमेटी 2-3 महीने के अंदर टाइम फ्रेम है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी बनानी है, वो बनने दीजिए, शिकायतें किस रूप में आती है वो देखने दीजिए। तो अब मैं तो कहूंगा कि जेएनयू जैसी संस्था में एक समय में एबीवीपी के जो बच्चे होते थे वो पीड़ित होते थे, पिछले कुछ सालों में तो अब कह सकते उल्टा हैं। हो गया। नहीं, नहीं, उल्टा हुआ मैं क्या तो हुआ सीधा मैं नहीं कहूंगा कह रहा उल्टा हूँ। हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार जाके ये कहे कि भैया मैं पीड़ित था वहाँ जेएनयू में। कन्हैया कुमार जनरल कैटेगरी से आता है तो वो ये दावा करे। ऐसा नहीं है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों में वैचारिक रूप से बच्चे बटे होते हैं। वो किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी आपको छात्र संगठन से जुड़े होते हैं, वैचारिक संघर्ष भी होता है वहाँ। मेरे जानकार कई लोग हैं तो दिल्ली अब यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या पिछले
मोदी सरकार के आने के बाद मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि सामान्य श्रेणी के एक एक बच्ची थी जिसका केस आया था कि कैसे उसको ट्रोल किया गया। तो पूरा हंगामा हुआ था। प्रताड़ित वही करेगा जो पावरफुल होगा, जो सत्ता के साथ होगा, जिसके पास सत्ता की ताकत होगी। तो जिसके साथ सत्ता की ताकत है, वो जाने अनजाने कभी ना कभी अपनी सत्ता और अपनी हनक को बनाए रखने के लिए प्रताड़ना करेगा। हाँ, एससी एसटी के संदर्भ में ये स्वीकारने में हम लोगों को हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ बहुत ऐतिहासिक तौर पर भेदभाव हुआ है। इसीलिए इस देश में एससी एसटी एक्ट की जरूरत पड़ी। और उसकी कोई मुखालफत तो कर नहीं रहा है, करना कभी भी नहीं किया भी चाहिए, नहीं है। करना भी नहीं चाहिए। हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश जारी किया, समय-समय पर उसके समीक्षा की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एफआईआर हो गया, तो तुरंत अरेस्ट मत करो, थोड़ी जाँच कर लो। उसको लेकर के कितना हंगामा मचा आपने हाँ, वो तो देखा। दुरुपयोग के मामले को तो लेकर दुरुपयोग तो हर कानून का उपयोग और दुरुपयोग होता है, है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई कानून ही ना बने। हम्म, लेकिन ये जो है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए चुनाव को देखते हुए आप कानून बनाए और पोलराइज्ड करे लोगों को, ये बड़ा गड़बड़ है। आज स्थिति ये है अभी कि अभी आपने कहा ना कि हर जगह यूनिवर्सिटी हो या जहां भी हो, बच्चे भी, छात्र भी वैचारिक रूप से बटे होते हैं। अब उस वैचारिक रूप से बटे होने का जो एक सीमा था, वो बदल गया। अब वो जातीय आधार पर बट जाएंगे, तो ये तो और भी विभत्स स्थिति पैदा होगी ना। बिल्कुल, मतलब उसमें आपने ये एक वो दे दिया, मतलब एक एज दे दिया कि आप मतलब शोषित की भूमिका में है और अगला शोषक की शोषक की भूमिका में है। भूमिका में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप ऑलरेडी देखिए, यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो चाहे तो इस तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपने स्तर पर पहले से भी था। जेएनयू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कई जगहों पे एंटी रैगिंग कमिटी, हाँ, सब बना हुआ सेक्सुअल है। हरासमेंट को लेकर के कमिटी बनती है, उसको आप एम्पावर कर सकते थे। लेकिन इस तरह से पता नहीं एक नैरेटिव गढ़ने की जरूरत जो है पड़ी सरकार को यूजीसी के थ्रू, वो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए है। और खास करके अगला जो 2-3 स्टेट का जो महत्वपूर्ण चुनाव है, उसको देखते हुए अब देखिए ना विपक्ष की हालत क्या है। तेजस्वी यादव कुछ बोलते नजर आ रहे हैं क्या? कैसा बोलेंगे? अखिलेश यादव कुछ बोल पा कोई रहे हैं बोलेगा क्या? तो लोग और समझेगा कि उनको ओबीसी क्लियर के पता खिलाफत और बोल रहा है। उनको क्लियर पता है ये सब चुनाव के लिए हुआ है। चुनाव के लिए हुआ है। कहीं सरकार की ये कोई मंशा नहीं है कि हम बहुत भला कर देंगे। अरे भैया, बिल्कुल। आपके पास सरकार के पास एक यूनिवर्सिटी यही जहाँ हम लोग बैठे हैं, पिछले 10 सालों में तो फुल्ली फंक्शनल नहीं हुई। नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सही बात है। नौकरियां आपके पास है नहीं। ठीक है, अब आप कानून बनाकर किसी को मतलब किसी के दुखते रग को मरहम लगा करके और उसको वोट के रूप में तब्दील करना नहीं, चाहते दुखते हैं। रग पर मरहम तो पहले से लगा हुआ था। आप दुखते रग पर मरहम नहीं लगा रहे हैं, आप दर्द को बढ़ा के बढ़ा रहे हैं। और तब कह रहे हैं कि हम दर्द हैं। हम कर रहे हैं। बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यही इसको समाप्त करते हैं, इस वार्ता को। लेकिन यह बात सही है कि यूजीसी को लेकर जो ये कानून बना, इसकी परिणति क्या होने जा रही है, इसी पर आज चर्चा की शशि जी ने। और आपने सुना कि निश्चित रूप से आने वाला समय, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि वैचारिक विभेद रहता था। अब वो वैचारिक जो मामला था, वह जातीय आधार पर बढ़ता जाएगा। और पूरी तरह शशि जी का भी कहना है और भी कई मित्रों का कहना है, पूरी तरह यह जो मामला है, यह राजनीतिक है। इसके पीछे चुनाव है, इसके पीछे ओबीसी की एक बड़ी संख्या को अपने तरफ आकर्षित करना, और जिसकी परिणति 2029 से पहले प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के तौर पर देखने को मिल सकती है। आनी है। तो मित्रों, इस पूरे डिस्कशन पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका भी विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।